नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर सीरीज की अगली कड़ी है। मैं बार बार बताता हूं कि ब्लाइंड मर्डर्स की ये सीरीज क्यों चलाई जा रही है या क्यों मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दो पर्पस हैं। एक तो ये कि अपराधी कितना भी चालाक हो, अपराधी कितनी भी सफाई से अपराध करे, लेकिन उसके द्वारा किए गए अपराध में कुछ न कुछ ऐसा जरूर छूट जाता है कि अल्टीमेटली या अंत में उसको उसकी सजा मिल जाती है। दूसरा, कभी भी सफाई से अपराध कि साहब ये मान के चलें कि मैं ये कर रहा हूँ, इसे कभी पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, ये कभी नहीं मानना चाहिए। अपराध की तरफ कभी उन्मुख भी नहीं होना चाहिए। अपराध की तरफ देखिए भी मत। आप देखिए इन लोगों का क्या हश्र होता है, जो चालाकी से, जो बहुत सफाई से अपराध करते हैं, लेकिन बाद में उनका जीवन तबाह हो जाता है। आज का वाकया है अहमदाबाद का। तारीख थी 24 जून 2021। वहाँ सुबह सुबह वस्त्राल के इलाके में करीब 6 बजे एक व्यक्ति सफ़ेद टी शर्ट और काले रंग की जो ट्रैक सूट वाली पैंट होती है वो पहन के फुटपाथ पे मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अचानक पीछे से एक बोलेरो गाड़ी आई। उसने इतनी जोर की टक्कर मारी कि उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। वस्त्राल के उस इलाके में जहाँ ये मॉर्निंग वॉकर्स जाते हैं बड़ी संख्या में, वहाँ पर आसपास बहुत ढेर सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी वारदात कैद हुई। अगले दिन से अखबारों में, टीवी में ये फुटेज चलने लगी कि देखिए किस तरह से शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, रैश ड्राइविंग करने वाले, ड्रंकन ड्राइविंग जिसे कहते हैं वो करने वाले, कैसे एक व्यक्ति की ऐसे चालकों ने जान ले ली। तमाम बहस जो होती है किसी घटना होने के बाद कि साहब ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दिए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बहुत झोल है, बहुत लूप होल है, इस तरह की बहस शुरू हो गई। पुलिस ने भी आसपास के लोगों के बयान ले लिए कि जिन्होंने देखा है वहाँ से आते जाते हुए, बुलेरो को आते जाते देखा है, आसपास के दुकानदार कि साहब ये कितने बजे यहाँ से निकलते थे, कितने बजे वापस लौटते थे, आगे पीछे कभी किसी को देखा गया कि नहीं देखा गया। पुलिस ने अपनी खाना पूर्ति करने के लिए 4, 6, 10 लोगों के बयान ले लिए। उन लोगों के भी बयान जिनके घर से या उस संस्थान के लोगों के बयान जहाँ के सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज आई थी, उनके भी बयान लिए गए, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। लगभग 6 महीने को होने को थे। पुलिस ने ये माना कि ये एक्सीडेंट का केस है, किसी ने जिसे कहते हैं शराब पीकर चलाने की वजह से, नींद आने की वजह से, किसी वजह से इसे टक्कर मार दी, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति का नाम शैलेश प्रजापति था। उम्र थी उसकी 29 साल, 29-30 साल की उम्र थी। और वो बड़ा वहाँ का, उस इलाके का, वस्त्राल इलाके का बड़ा जो ज़मीन खरीद फरोख्त करने वाले लोग होते हैं उसका व्यापार करता था, प्लॉटिंग करता था, बिल्डर था, बड़ा बिल्डर था, करोड़ों में उसका टर्नओवर था। तो पुलिस ने फाइल को ये कह के बंद कर दिया क्योंकि कहीं भी किसी भी कैमरे में उस बोलेरो के नंबर स्पष्ट या अस्पष्ट ये कहीं कैद नहीं हो पाए। जनरल एक जो इंफॉर्मेशन के साथ सफ़ेद कलर की बोलेरो इस तरह से जहाँ कहीं मिले, सामने खून के निशान पड़े होंगे, एक व्यक्ति को टक्कर मारी है, पकड़ा जाए, कभी पकड़ा नहीं गया। पुलिस भी खामोश होकर बैठ गई कि होना था जो हो गया। घर पर उसकी पत्नी स्वाति का बुरा हाल था, रो रो कर बुरा हाल था। वो रो रो कर विक्षिप्त होकर गिर जाती थी। रिश्तेदार जो वहाँ लोकल हैं वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन शायद वो अपनी ओरिजिनल जहाँ का रहने वाला था वहाँ से उसकी जड़ें कट गई थीं या उसने कोई संबंध नहीं रखा था, वहाँ से बहुत लोग नहीं आए थे। लेकिन उस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में ये रहते थे शैलेश प्रजापति, वहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार था जिसका कोई किसी से डिस्प्यूट नहीं था। बहुत अच्छी तरह ये लोग रहते थे, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थीं, पत्नी और 2 बच्चे उनके साथ साथ रहते थे। बहरहाल
घटना के 6 महीने बाद एक अज्ञात व्यक्ति का फोन पुलिस इंस्पेक्टर के पास आया, जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एसजी देसाई हैं। उन्होंने जब प्रेस वार्ता में बताया कि उसका जब फ़ोन आया तो उसने कहा कि साहब, आप जिसको एक्सीडेंट समझ रहे हैं, दरअसल ये एक्सीडेंट नहीं था। वस्त्राल वाली घटना सोची समझी साजिश थी जिसमें उस व्यक्ति की हत्या की गई थी। पुलिस ने सबसे पहले सूचना देने वाले का पता करना शुरू किया। उसका पता करते करते एक जिस नंबर से किया था उस नंबर से बात कर, बहरहाल 4 से 10 दिन के भीतर पुलिस ने उसे लोकेट कर लिया। पुलिस ने उसे बुलाया कि भाई, आपका क्या आधार है ये बताने का कि यह हत्या है। उसने बताया कि साहब, इनके घर में 6 हिडन कैमरे मैंने लगाए थे। शैलेश मेरे मित्र थे, उन्होंने एक बार बड़ी झुंझलाहट में और परेशानी में मुझसे कहा कि 5-6 हिडन कैमरे मेरे घर में लगाने हैं जिनका किसी को पता न लगे, किसी भी तरह से निगाह न जाए, न ये पता लग सके कि ये कैमरे। उसने कहा साहब मैं लगा दूंगा, अभी आ जाऊँ? उसने कहा अभी नहीं, मैं समय बताऊंगा। एक दिन करीब 11:30 बजे के आसपास उन्होंने फ़ोन किया, अपनी गाड़ी भेजी और मैं घर पे पहुंच गया। घर पे मैडम नहीं थी, सिर्फ शैलेश थे। उन्होंने बताया कि मेरे बेडरूम में दो यहाँ पर इसी एंगल पर, एक मेरे ड्राइंग रूम में, एक लॉबी में और एक गेट की एंट्री के समय ये हिडन कैमरे लगाए हैं। लेकिन बार बार वो इस बात की हिदायत दे रहे थे कि आप अगर कील भी लगा रहे हैं तो उसकी जो उसका डस्ट निकलता है लाल रंग का, पत्थर का या ईंट का, वो भी वहाँ रहना नहीं चाहिए, किसी को ये शक न हो कि यहाँ पर कोई काम हुआ है। मैंने पूछा कितनी देर का समय है। उन्होंने कहा रात में 9 बजे के पहले आप इसे कर लीजिए। श्रीमती जी हमारी 9 बजे लौट कर आएंगी, किसी वैवाहिक आयोजन में गई हैं। मैंने वो सारे हिडन कैमरे फिट कर दिए। बार बार देखने पे उसको उन्होंने भी देखा और मैंने देखा कि बाहरी किसी व्यक्ति को या घर में रहने वाले किसी व्यक्ति को इसका कतई अंदाज़ा नहीं लगेगा कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। उसकी रिकॉर्डिंग का, उसका जो रिकॉर्डिंग बॉक्स था वो अलमारी के ऊपर अखबारों के नीचे रखकर उसे टेप से बांध दिया गया, जो दूर से दिखाई भी नहीं पड़ता, और वायरलेस कनेक्शन से वो हिडन कैमरा लगा दिया गया। करीब घटना जब घटी है 24 जून, उससे करीब 1 महीने पहले शैलेश ने मुझे बुलवा के और ये कहा था कि इसमें कुछ जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो निकाल के दे दो, मैं अपने कंप्यूटर पर देखूंगा। निकाल दिया गया। निकालने के बाद फिर उसे उसी तरह स्थापित कर दिया गया। और जिस दिन की ये घटना है 24 के 2 दिन पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि इसकी कितनी कैपेसिटी है। मैंने बता दिया कि ये एक टीवी के 2 इसमें लगे हैं तो ये काफ़ी दिन चलेगा, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म होगा ये ओवरराइट करेगा, यानी पीछे वाला डिलीट होगा, आगे वाला और इसमें ऐड होता जाएगा जो वीडियो फुटेज है। उन्होंने कहा इसकी सप्लाई बंद कैसे होगी। मैंने बता दिया कि फला जगह से ऑफ कर दीजिए, सप्लाई बंद हो जाएगी। मैंने पूछा साहब सप्लाई क्यों बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना है पहले मैं उसको देख लूँ, ऐसा न हो मेरे काम की चीज़ फिर आगे चली जाए और नया उसमें ओवरराइट हो जाए उस हार्ड डिस्क में। और ये करीब 20 तारीख की बात है, 18 या 20 की, जब मैंने उनसे पूछा कि ये बत्ती जल रही है कि नहीं, उन्होंने बताया कि हाँ अब ये ऑफ हो गया है। ये बात और हत्या का कारण बहुत स्पष्ट पुलिस को लगने लगा, जैसा क्राइम ब्रांच के श्री एसजी देसाई ने बताया। फौरन स्वाति की कॉल डिटेल देखी गई। स्वाति की कॉल डिटेल में एक व्यक्ति का बहुत नंबर आया। हालांकि कॉल नंबर वाले से कॉल बहुत कम की गई थी, लेकिन इंटरनेट के यूसेज बहुत ज़्यादा थे। उसकी लोकेशन भी पता लग गई और उसका नाम भी नितिन प्रजापति पता लग गया। नितिन प्रजापति की भी उम्र यही कोई 28-29 साल थी। जब दोनों का ये पता लग गया कि शायद इन दोनों लोगों के संबंधों के शक में शैलेश ने हिडन कैमरा लगवाया होगा, तो फिर पुलिस उनके घर पर पहुंची, साथ में उस व्यक्ति को लेकर जिसने ये सूचना दी थी।
उसने वो सभी जगहें बता दी कि ये जगह है जहाँ पर हिडन कैमरा लगाया हुआ है। हिडन कैमरा निकाला गया और उसके बॉक्स को बाहर निकाल लिया गया। उसी से कहा गया कि इसमें जितनी भी फुटेज हैं सब निकाल कर दीजिए, हम आपको एक टीम देते हैं जो इसकी एनालिसिस करेगी और इसमें अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ है वो फ़ौरन दिखाई जाए। स्वाति और नितिन दोनों पकड़कर थाने पर आ गए। आप जानते हैं कि थाने पर पूछताछ जब शुरू हुई होगी तो यही कहा होगा कि साहब आप लोगों को कोई शक है, वो तो एक्सीडेंट था, फलाना था, आप ये देखिए वो देखिए। मैं भी मौके पर गई और ये कह के और ज़ोर ज़ोर से रोना पीटना स्वाति ने शुरू किया, लेकिन पुलिस के पास सबूत थे। इस बीच में उसने उस हिडन कैमरे की जो फुटेज थी वो निकाल ली। उसमें स्वाति और नितिन आपत्तिजनक अवस्था में कई दिन देखे गए। स्वाति और नितिन से फिर सख्ती से पूछताछ की गई। सख्ती का मतलब आप समझ रहे होंगे, सख्ती से पूछताछ की गई। थोड़ी देर में दोनों टूट गए। स्वाति ने बताया कि घटना के 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले शैलेश ने उनसे कहा कि तुम ये बताओ कि नितिन यहां क्यों आता है। मैं भी थोड़ा शक पकाई। मैंने कहा कि नहीं, नितिन तो यहां नहीं आता। बोले नहीं आता है, हमसे झूठ मत बोलो, नितिन यहां आता है और क्यों आता है। तुम उसको क्यों मना नहीं करती कि जब बच्चे स्कूल गए हों, हम अपने काम पर गए हों, तो उसके यहाँ आने का क्या मतलब है। मैं बार बार कहती रही कि नहीं वो बिल्कुल नहीं आता। उन्होंने कहा मैं तुमको वीडियो फुटेज दिखाऊं। जैसे ही कहा मैं डर गई। मैंने कहा कि नहीं, मैं कान पकड़ती हूँ, वो कभी नहीं आएगा, मैं मना कर दूंगी। आपको कोई गलतफहमी। बोले फिर तुमने रिपीट किया कि गलतफहमी हो रही है, मैं वीडियो दिखाऊं। इस पर मैं चुप हो गई। उनके जाने का इंतज़ार किया। जब वो सुबह चले गए तो मैंने नितिन को बाहर एक कॉफ़ी हाउस में बुलवाया और बहुत घबरा गई। मैंने नितिन से कहा कि इस तरह की बात शैलेश कर रहे थे, हमें ये लगता है कि उनको किसी तरह शक हो गया और किसी दिन वो अपना मोबाइल यहाँ पर छिपा कर चले गए होंगे। ज़रूर कोई न कोई वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास थी, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे। दूसरा, एक दिन का जिक्र कर रहे थे जिसमें हमारे कपड़े और तुम्हारे कपड़ों का रंग भी उन्होंने बताया, जिसके बाद मैं चुप हो गई। नितिन भी डर गया। उसने कहा इसका मतलब ये कि उसको कहीं न कहीं से जानकारी हो गई है और उसने कुछ न कुछ छिपा के ऐसा रखा था जिसमें वो रिकॉर्डिंग भी हो गई है। इसलिए बेहतर है कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। अगर रास्ते से नहीं हटाएंगे तो हमारा तुम्हारा मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। बहरहाल मृतक की पत्नी स्वाति ने यासीन कानिया नाम के एक स्थानीय बदमाश को नितिन के सहारे बुलवाया। ड्राइंग रूम में बैठ के बात हुई। उसने साफ मुंह खोला, मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, किसी को शक नहीं होगा, काम आपका हो जाएगा। स्वाति इतनी जल्दी, इतनी हड़बड़ी में थी, फौरन घर से 10 लाख रुपए पूरा का पूरा। नितिन मना करता रहा कि 5 लाख अभी ले लो, 5 लाख काम के बाद। उसने कहा नहीं साहब, और स्वाति ने तुरंत 10 लाख रुपए लाकर उसको दे दिया। वो करोड़ों रुपए की, शैलेश करोड़ों रुपए की जमीन का व्यवसाय करता था और इसीलिए घर में कैश पैसा भी था और उसने उसको दे दिया। यासीन कानिया ने बिल्कुल समय रहते हुए सही समय पर रैकी करके सवेरे अपनी बोलेरो से टक्कर मारकर उसको मौत की नींद सुला दिया। इस बीच में सारी सीसीटीवी फुटेज जो हिडन कैमरा के थी, बहुत लंबी लंबी फुटेज निकाल कर अलग कर ली गई और यही मौत की वजह थी, यही हत्या के पीछे कारण था। अनैतिक संबंध नितिन प्रजापति और स्वाति के बीच में, जिसने शैलेश प्रजापति की जान ले ली। अब स्वाति के इस व्यक्तिगत स्वार्थ ने, उसके जो 2 बच्चे थे, मैंने बताया कि गांव जहां का वो रहने वाला था ओरिजिनल, वहां से कभी कोई आया नहीं। उसके 2 बच्चे, पिता मर गया, माँ जेल चली गई। उसके 2 बच्चों का लालन पालन करने वाला कोई नहीं था। किसी स्थानीय व्यक्ति ने, फ्लैट के किसी व्यक्ति ने इसका जिम्मा लिया कि ठीक है, हम उनका लालन पालन करेंगे
लेकिन अपनी औलाद के लालन पालन में भी आदमी से कभी कभी कोताही हो जाती है। दूसरा आदमी कैसे लालन पालन करेगा, कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, कैसे उनको इस काबिल बनाएगा कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो उन दोनों बच्चों की ज़िंदगी नरक हो गई। केवल ये हमारा अनैतिक संबंध चलता रहे, हमें शारीरिक सुख मिलता रहे, इसके लिए एक भरे पूरे खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया इस महिला ने। बहरहाल तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया, यासीन काणिया, स्वाति और नितिन प्रजापति। ट्रायल और ये घटना, आप ये समझिए कि 24 जून 2021 की ये घटना फाइनली खुली जुलाई 2022 में, और सिर्फ एक अननोन कॉल से ये, वरना ये घटना दब के रह जाती। पुलिस तो कह रही थी कि ये एक्सीडेंट है, पब्लिक कह रही थी ये एक्सीडेंट है, सीसीटीवी फुटेज कह रहा था ये एक्सीडेंट है। पुलिस को क्या पड़ी थी आगे जाने की, लेकिन एक कॉल ने असली मुजरिम तक पुलिस को पहुंचा दिया और मृतक बेचारे शैलेश प्रजापति को, निरपराध व्यक्ति की हत्या हुई और उसको न्याय मिला। जिस तरह से स्वाति मरने पर, लाश के अंतिम संस्कार पर, पुलिस के पूछताछ पर छाती पीट पीट कर रोती रही, ऐसा लग रहा था कि उससे उसका दुख वो किसी से देख, उसके करुण क्रंदन से पूरा का पूरा जो वो बिल्डिंग थी, सारी महिलाएं वो उसके साथ रोने लगी, इस कदर वो रो रही थी। इसीलिए आज की घटना में मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा जिसके राइटर का मुझे पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन कभी कभी ये मेरे दिमाग में आता है। किसी को पता हो कि किसने लिखा है तो मुझे ज़रूर बताए। कि मौत पे तेरी रोता था, मौत पे तेरी रोता था, मेरा कातिल भी बड़ा भोला था। मौत पर इस तरह छाती पीट पीट कर रोने वाले को भोला कहा गया, जबकि वही असली गुनहगार थी, वही असली अपराधी थी। इसलिए अवैध संबंधों के इस चक्कर में पड़ना, आप देख रहे हैं कैसे कैसे परिवार बर्बाद हो गए। सब कुछ जानने के बाद भी लोग यही सब कुछ बार बार रिपीट कर रहे हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।